हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इसके साथ ही अपनी पढ़ाई का रोज़ अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे कंटिन्यूसली, जो कि आपको करते रहना है हमेशा। अगर आपको जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कंटिन्यूसली हर सब्जेक्ट का मेरा ऐसा कहना है कि आपको रिवीजन करना ही चाहिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स हो। सारे सब्जेक्ट्स के जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे वो आपको हमेशा भूल जाएंगे, लेकिन जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो हमेशा आपको याद रखने में, एक रिकॉल करने में आपको आसानी होगी, मदद मिलेगी। तो अब हम अपना पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़े हैं वही हम रिवीजन करते हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया था, उपराष्ट्रपति का कुछ पार्ट पढ़ाया था, मतलब 2-3 आर्टिकल उसके पढ़ाए थे, और बाकी एक्स्ट्रा आर्टिकल 74 तक मैंने बताया था। तो हम पहले यहाँ पे 67 जो उनका कार्यकाल था, क्या था उसमें, कार्यकाल, कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है। मैंने बताया था कि 5 साल का, कितने साल का, 5 साल का होता है। अगर किसी कारण इनका पद खाली हो तो ऐसा मतलब अगर इनका नहीं राष्ट्रपति का पद खाली हो तो ये उपराष्ट्रपति ही अगले मतलब जब भी ये मतलब उनके ना रहने पे जो उनका पद संभालेंगे तो इनका पद खाली रहेगा फिर। और अगर किसी कारण से मान लीजिए इनका पद खाली हो गया है, इनकी किसी सिचुएशन से, मान लीजिए इनके लिए भी वही सारी सिचुएशन है कि इनकी मृत्यु हो गई या फिर अवैध घोषित कर दिया गया इनका जो भी निर्वाचन था, या फिर महाभियोग, जो कि इनके लिए संसद के प्रक्रिया कहा जाता है, महाभियोग नहीं कहा जाता है। तो अगर ये या फिर मतलब कि जो भी तो 3-4 रीज़न उनके थे वही इनके भी है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर ये इन्होंने मान लीजिए अपना रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें इनका कार्यकाल अगर खाली रह गया तो नए उपराष्ट्रपति जब से चुने जाएंगे तब से उनके 5 साल के लिए ही रहेंगे, ना कि बचे हुए टाइम के लिए रहेंगे। और इसके बाद इनका इसी में मैंने और भी बताया था कि इनका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो भी इसी में है, 67 में ही है। आपको याद रखना है, इनके लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे वो राष्ट्रपति के लिए 61 है, लेकिन इनके लिए 67 में ही कार्यकाल और इनका जो भी चुनाव का हुआ जो भी है सब मतलब इसी में है कि कैसे मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सब। तो चुनाव के लिए इसमें नहीं है, चुनाव के लिए 66 में, 67 में उनके महाभियोग से रिलेटेड है। तो मान लीजिए अगर मैंने बताया था कि अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है तो 1/4 लोग आपको अनुमति देनी चाहिए कि हाँ ये उपराष्ट्रपति ठीक नहीं है। वो भी राज्यसभा से ही होने से आप स्टार्ट कर सकते हो, लोकसभा से नहीं कर सकते उपराष्ट्रपति का इम्पीचमेंट प्रोसेस। और उसके बाद 2/3 लोग मतलब आपको बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तो एक सदन से उनका इम्पीचमेंट जो है वो हो जाएगा। उसके बाद 14 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने लिए और अपनी तरफ से जो भी आप अपने सफाई में कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो उनका उतना टाइम दिया जाएगा उनके ऊपर लगे आरोप को मतलब उन्हें गलत सिद्ध करने के लिए। तो वो दूसरे सेशन में जाने, यानी कि लोकसभा में हमेशा राज्यसभा से स्टार्ट होगा, इसका मतलब वो लोकसभा में आने के बाद वो 14 दिन के बाद ही वहाँ पे कार्यवाही स्टार्ट करेंगे। तब तक उन्हें टाइम दिया जाएगा कि वो अपने ऊपर लगे आरोप को जो है वो गलत सिद्ध कर सके। उसके बाद 68 में मैंने क्या बताया था कि वो उनका चुनाव का जो है समय, मान लीजिए अगर उनका पद कोई खाली है, जैसे कि नए उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए, तो इसमें क्या है, समय। तो जो मतलब नए उपराष्ट्रपति चुनने का जो कुछ ऐसा कंडीशन नहीं कि हाँ इतने टाइम के अंदर नए उपराष्ट्रपति चुने जाने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति जी में है कि राष्ट्रपति के लिए आप कम से कम 6 महीने के अंदर आप नए राष्ट्रपति चुन सकते हैं। लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कहा गया है कि आप शीघ्रतापूर्वक कीजिए, लेकिन शीघ्रतापूर्वक मतलब आप अगर एक लिमिटेशन नहीं डालेंगे तो कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि हाँ वो कब तक होगा, क्योंकि सारे ही काम में अगर एक बंदिश होगी तभी वो जल्दी से जल्दी होता है, तो इसमें नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कब तक नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। उसके बाद आता है 69 में इनका शपथ है। शपथ दिलाने का काम कौन कौन करते हैं, मैंने बताया था कि हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं।
अगर इन केस ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति जी उस समय नहीं हमारे देश में हैं, वहाँ पे नहीं हैं मौजूद, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे या फिर कोई भी जज जो सीनियर जज होंगे वो, मतलब एक हायर पोस्ट के लोग ही ने जो शपथ दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है 17 में क्या मैंने बताया था कि जो आने यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिस किसी और सिचुएशन की वजह से मतलब जो इसमें ना लिखा गया हो, इसलिए संविधानकर्ताओं ने एक अलग ही आर्टिकल रखा है कि मान लीजिए जो कंडीशन इसमें लिखी गई है, मृत्यु या फिर त्यागपत्र या फिर महाभियोग या फिर निर्वाचन, ये सब ना अगर हो, उसके अलावा कुछ और हो, यानी कि राष्ट्रपति जी बिना किसी मतलब मान लीजिए बिना त्यागपत्र दिए ही वो कहीं अपना पद पे रहते हुए कहीं चले गए, तो क्या पद खाली रहेगा? किसी कारण बस उनके पर्सनल इशू की वजह से अगर वो कहीं चले गए हैं तो क्या पद खाली रहेगा? तो ऐसी सिचुएशन को 70 में रखा गया है कि 70 में ऐसी जो अन्य जो अभी तक ना हुआ हो, कुछ अलग ही सिचुएशन हो, तो वो 70 में रखा गया है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्हें जो भी हमारे नेशनल पुरस्कार जो भी होते हैं वो देने का काम, वो लिस्ट बनाने का काम, किसे दिया जाएगा, वो 200 लोग चुनने का काम, ये सारा काम कौन करता है? हमारे उपराष्ट्रपति जी करते हैं, वही हेड करते हैं उस कमेटी को। तो उसके चीफ जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति जी ही होते हैं। उसके बाद जो होता है 71 में क्या है? यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति खत्म हो गए, मतलब उनसे रिलेटेड आर्टिकल खत्म हो गए। 71 में क्या है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड, मान लीजिए कुछ उनके निर्वाचन से रिलेटेड कोई इशू हुआ है, तो वो केवल और केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये कहाँ देखा जाएगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। इसकी केस की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलाई जाएगी, ना कि कोई और जो लोअर कोर्ट है जैसे कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कोर्ट में नहीं चलाए जाएंगे। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही ये केस चलेंगे। उसके बाद आता है 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको एक लेक्चर बनाया है जो कि आप सर्च कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, एक मैंने एक पर्टिकुलर एक लेक्चर ही बना के रखा है कि आप उसको पढ़ें और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म करें आराम से, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपको नहीं मालूम है तभी भी वहाँ पे आप एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनकी क्षमादान शक्तियाँ, उनके पार्डन पावर आप इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो 71 में उनके कैसे कैसे, जैसे कि वो सिविल कोर्ट के भी जो मतलब सज़ा दी गई है वो भी माफ़ कर सकते हैं, और उसके साथ मार्शल कोर्ट के भी जो सज़ा दी गई है वो भी माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 73 में क्या है कि जो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी जो है वो कार्यपालिका के जो मतलब वो हेड होते हैं, तो वो अगर चाहें तो कार्यपालिका का विस्तार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कार्यपालिका का विस्तार कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब लोड हो रहा है और सब कुछ एक ही डिपार्टमेंट को संभालना है, तो वो चाहें तो उस डिपार्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग हेड करेंगे और जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहेगा वो अलग हेड करेंगे। तो ऐसे जैसे काम में भी एक तरह से कहा जाए तो प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है और सही से चलता है, काम भी अच्छा होता है, लोग भी अच्छे से काम करेंगे, उसके साथ ही प्रोसेस फास्ट होगा और उसमें चीट का एक तरह से सिचुएशन ज़्यादा नहीं रहती है, कम रहती है। जितने कम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा सिचुएशन ऐसी रहती है कि उसमें करप्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए तो वो करप्शन एक तरह से कहा जाए तो कम हो जाता है। तो ये हमारा होगा पिछले लेक्चर का जो भी था उसका रिवीज। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि 74 से स्टार्ट होगा। और आज हम जो पढ़ेंगे वो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे
कि सरकार कैसे बनती है, कैसे चलती है, कैसे उसको मतलब कंट्रोल किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, कौन करता है, कौन कैसे हैंडल करता है, वो आज हम सीखेंगे एक तरह से कहा जाए तो। क्योंकि आप और हम में से ही आगे चल के कोई पॉलिटिशियन बनता है, तो कोई IAS ऑफिसर बनता है, ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्ट अपने जिनको जो पोस्ट चाहिए रहती है वो लेते हैं। तो हमें अपने देश के बारे में पूरी तरह से अगर जानकारी रहेगी तभी तो हम अपने देश को अच्छे से चला सकेंगे कि हाँ कैसे, अगर नहीं मालूम है कोई जानकारी तो हम कैसे चलाएंगे। इसलिए हमें एक तरह से कहा जाए तो इस देश का नागरिक होने के नाते भी हमें ये सब बरोबर एकदम अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो अब हम 74 से स्टार्ट करते हैं। 74 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके सलाहकार होते हैं। 74 में राष्ट्रपति के सलाहकार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो अपना कोई भी डिसीजन अपने खुद नहीं लेते हैं। उन्हें जो मतलब मंत्री परिषद जो कहती है, अब मैं बता रही हूँ कि हाँ एग्जैक्टली कौन उन्हें बताता है, मंत्री परिषद और PM यानी कि प्रधानमंत्री जो उन्हें कहेंगे वही वो करेंगे। उसके अलावा वो अपने से खुद कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैम्प कहा जाता है, क्योंकि वो अपना कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते। और जहाँ तक मेरे वीडियोस के PDF की बात हुई या फिर नोट्स की बात हुई, तो मेरा ऐसा मानना है अगर मैं आपको PDF दे दूँ तो वहीं पे आप उसे रख देंगे और उसे याद नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे लेक्चर में आपको डिटेल में लिखती हूँ इसीलिए जिससे कि आप भी मेरे साथ लिखें और अपनी नोट्स खुद बनाएं। अगर आप खुद लिखेंगे तो उससे ये आसानी होगी कि आपको एक तो लिखने से आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा और याद होगा। लिखने से बहुत अच्छा होता है कि दिमाग आपका पूरी तरह से उस चीज़ को जब आप लिखते हैं तो अच्छे से मतलब एक तरह से कहा जाए तो याद करता है, और उसी चीज़ को आप जब एक बार और दो बार और मतलब 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर मतलब PDF चाहिए तो मैं दे दूँगी, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट्स करना होगा। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि आपको अभी भी PDF चाहिए तो ठीक है मैं दे दूँगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर याद रखना है तो खुद अपनी जो नोट्स है वो खुद बनाना सीखिए। किसी और की नोट्स किसी और के PDF से पढ़ना बहुत आसान होगा। वैसे तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लक्ष्मीकांत की बुक ले लें, सबसे बेस्ट है। अगर आपको मतलब फिर भी PDF चाहिए तो लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए। और मैं जो पढ़ा रही हूँ वो डिटेल में तो मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, आपको वहाँ पे जो नहीं है मतलब वहाँ पे एक बार पढ़िए, उसके बाद मेरा जो भी लेक्चर है वो देखिए, उसके साथ ही आपको याद हो जाएगा। आपको उसमें कुछ खास याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है 74 में कि राष्ट्रपति के जो सलाहकार कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के सलाहकार कौन होते हैं, एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद यानी जो इसमें मंत्री होते हैं वो ही मतलब वो जो है वो राष्ट्रपति को सलाह करते हैं कि हाँ ये डिसीजन लेना है। उसके साथ ही जो हमारे PM होते हैं वो भी सलाह करते हैं कि हाँ क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो स्वयं कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो केवल और केवल मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के सलाह के जो भी उनकी सलाह होगी उसके हिसाब से ही वो अपने सारे डिसीजन लेते हैं किस मंत्री को अपॉइंट करना है। क्योंकि अपॉइंट करने का भी पावर जो है मैंने बताया था कि मंत्रियों को अपॉइंट करने का जो नियुक्ति करने का मैंने बोला था वो पावर है वो हमारे राष्ट्रपति जी को है। तो वो भी पावर उन्हें मतलब वो किसको नियुक्त कर रहे हैं वो भी PM ही डिसाइड करते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये मेन है, बस कहने के लिए दिखाया गया कि राष्ट्रपति मेन है, लेकिन डिसीजन सारे PM के ही होते हैं। वो अगर खुद से कोई डिसीजन ले ऐसा तो अगर बार बार ऐसा कर रहे हैं मतलब कि वो किसी की नहीं सुन रहे मान लीजिए, और मंत्रिपरिषद की नहीं सुन रहे ना PM की सुन रहे हो, अपने हिसाब से सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो मतलब कि ये जो हमारे PM है और मंत्रिपरिषद है वो जितना मतलब ऐसा बार बार मतलब कर रहे हैं तो उनका महाभियोग कर देंगे, उनको हटा देंगे उनकी पोस्ट से, बिल्कुल हटा देंगे। उसके बाद नए राष्ट्रपति ला के रख देंगे जो कि उनकी बात सुने। इसलिए वो खुद कुछ नहीं डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन रहता है वो PM और मंत्रिपरिषद का ही रहता है। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कि
हर मतलब जो कि डिपार्टमेंट में अलग अलग कैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो कैसे कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाए इंग्लिश में, और हिंदी में कैबिनेट मंत्री। और मंत्री परिषद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है मंत्री परिषद को इंग्लिश में। और इसके बाद अब मैं बताऊंगी कि हाँ कैसे अलग अलग कैबिनेट होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, और वो कैसे कैसे चलता है। वो 74 में ही है, तो वो डिटेल में यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। ये हमारा मान लीजिए कैबिनेट हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया। कैबिनेट की एक डिपार्टमेंट, हर कैबिनेट मतलब हमारे देश में हर काम के लिए एक अलग अलग कैबिनेट है। जैसे कि शिक्षा मंत्री एक उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, शिक्षा के लिए उनके शिक्षा मंत्री होते हैं। उसके बाद जो रक्षा मंत्री होते हैं, उसके बाद देखा गृह मंत्री हो गए। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि देखिए अभी इस समय हमारे जो मतलब कपड़ा उद्योग के हैं, यानी कि जो गारमेंट इंडस्ट्रीज के हैं, उसके हेड कौन है? अभी हमारी स्मृति ईरानी जी हैं। वो उस मिनिस्ट्री की जो है कैबिनेट मंत्री हैं, वही वो सारे डिसीजन लेते हैं। और 4 तरह के जो इसमें मतलब मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो मंत्री परिषद होता है उसमें 4 तरह के होते हैं, आपको याद रखना है। ये पहला, और उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा, और ये हो गए हमारे तीसरे, और फिर ये चौथे। 4 तरह के उसमें मतलब पोस्ट होती हैं एक तरह से कहा जाए तो पहले जो होते हैं, जो पहला होता है जो सबसे ऊपर, इसमें एक तो ये 4 तरह की पोस्ट होती है, और इसके साथ ही इसमें एक हेड होते हैं जो कि ये पूरी परिषद जो है मंत्री परिषद उसको हेड करने का काम करते हैं। तो वो होते हैं हमारे पीएम जो होते हैं, वो हेड होते हैं इसके। क्या होते हैं? हेड होते हैं। मंत्री परिषद के जो है वो हेड होते हैं, यानी मंत्री परिषद वही करता है जो पीएम कहते हैं, और राष्ट्रपति वही करते हैं जो पीएम कहते हैं। तो सारा कंट्रोल जो है मेन एक तरह से कहा जाए तो पूरा कंट्रोल हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। बस कहने को है कि राष्ट्रपति को ये पावर है, राष्ट्रपति को वो पावर है, वो खुद से वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इवन जो हमारे मैंने कहा कि समाधान पावर है, वो भी वो खुद नहीं लेते हैं। उन्हें जो डिसीजन मतलब सलाह दी जाएगी कि हाँ इन्हें ये मतलब इनको ये क्षमादान मिलना चाहिए, तो ही उन्हें मिलता है। वो खुद से किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो मंत्री परिषद होता है, ये क्या है हमारा? मंत्री परिषद। ये हमारा मंत्री परिषद है मान लीजिए। तो इसके हेड कौन होते हैं? एक जो है वो हेड होते हैं। तो हेड कौन है? वो होते हैं हमारे कैबिनेट। जो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वही इसके मेन एक तरह से कहा जाए कि एक मुखिया के तौर से, जैसे कि जो पूरे जो डिसीजन लेने का जिसके पास पावर हो वो। तो एक जो मतलब हेड का काम है वो है कैबिनेट। मंत्री परिषद के हेड कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, जिसे इंग्लिश में कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। ये जो पद है ये सबसे ऊंचा जो है, ये सबसे पद होता है इसमें। और उसके बाद जो सेकेंड पोस्ट आती है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त कैबिनेट, जैसे कि हर जगह पे मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं होते तो उपराष्ट्रपति जी उनका कार्यभार संभालते हैं, क्योंकि हर समय कोई भी उपलब्ध नहीं होता है।
कभी कभी हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है। जैसे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री जो अभी मतलब अलग अलग हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं वो है हमारे अमित शाह जी। तो कभी कभी अलग अलग, जैसे कि ये विदेश दौरे पे जाया करते हैं, ये सारे जो भी मंत्री होते हैं। और जो रक्षा मंत्री इस समय हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। तो वो सारे के सारे लोग, जैसे कि कभी ना कभी उन्हें भी जाना होता है विदेश दौरे पे, अलग अलग देशों में जाके अपने अपनी मतलब जो भी मीटिंग्स होती है उसके दौरान। तो उस समय क्या कैबिनेट में जो मंत्रिपरिषद है वो खाली रहेगा? उसमें डिसीजन कौन लेगा? कोई तो रहना चाहिए ना जो मतलब उस समय के लिए उसको संभाले, जो कुछ समय के लिए जो उस चीज़ को संभाले। तो वो मैं अब आगे आपको बताऊंगी। एक तो ये होता है कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनके हेड होते हैं, जो भी डिसीजन लेना रहेगा वो कैबिनेट मंत्री ही लेंगे खुद, बाकी सबके पास वो पावर नहीं होता है। जो भी चेंजेस करना हो या फिर कोई और जो भी है वो सब चीज़ें करने का काम, जैसे कि हमारे मान लीजिए रक्षा मंत्री जो हैं, जो हमारे निर्मला सीतारमण जी, वही सारे डिसीजन लेंगे कि उन्हें बरोबर सारी चीज़ें मालूम होती है कि किस देश के साथ हमारे वॉर हो रहे हैं, कहाँ हमारे कौन से डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें अब। लेकिन हाँ, हर कैबिनेट मिनिस्टर जो अपने ही मिनिस्ट्री का हेड होता है, वो किसी दूसरे जो कैबिनेट मिनिस्टर जो उनकी कैबिनेट है उसमें जाके कोई भी दखल अंदाजी या फिर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैबिनेट में ही जो भी करना है, जो भी डिसीजन है वो करेगा। एक दूसरे के कैबिनेट में जाके कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा होता है, ये दूसरा, ये क्या होता है, जो कि हमारे राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। अब मैंने पहले भी आपको एक बार लेक्चर में बताया है पहले कि जो हमारे पॉलिटी में है वो राज्य मतलब स्टेट, जो हमारे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे स्टेट नहीं है, आसाम, ये सब स्टेट वगैरह को इसमें राज्य नहीं कहा जाता है। इसमें हर मतलब जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जिसका खुद का अपना डिसीजन लेने का पावर हो, उसे हेड कहा जाता है, उसे राज्य कहा जाता है। हेड नहीं, उसे राज्य कहा जाता है। तो मैंने पहले आपको ये क्लियर किया। यहाँ पे भी वही राज्य मंत्री हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य मंत्री मतलब हर राज्य से एक मंत्री, तो बहुत सारे मंत्री हो जाएंगे। फिर हमारे कितना छोटा सा संसद में कितने सारे लोग को हम रखेंगे फिर। तो ये जो है वो राज्य मंत्री मतलब हर जो मतलब कैबिनेट है हर डिपार्टमेंट का, उसमें एक राज्य मंत्री होता है जो कि ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन वो जो मतलब काम करने का काम है, हर चीज संभालने का काम है, वो हमारे राज्य मंत्री को होता है। ये सारी चीजों को संभालने का काम करते हैं। इसके साथ ही अगर मतलब जैसे कि हर चीज़ में मेंटेन करना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बस खाली उस काम को मतलब एक तरह से कहा जाए कि इनके सपोर्टिव होते हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा स्वतंत्र प्रभार। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो ये राज्य मंत्री हैं इनको खुद अपना कोई पावर नहीं है, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब यही राज्य मंत्री, जब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर किसी वजह से अगर ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर की भी, तो जैसे हमारे जो सुषमा स्वराज जी थी वो भी थी, तो उनके पद पे जब थी उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या उस समय क्या मंत्रिपरिषद को कौन संभालेगा? तो उस समय जो जब तक कि नए कैबिनेट मिनिस्टर ना बन जाए तब तक जो काम संभालने का काम होता है वो हमारे राज्य मंत्री का होता है। और जब वो राज्य मंत्री उस पद को संभाल रहे हैं उस समय उन्हें स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। यानी वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं कि हाँ वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। मतलब वो एक तरह से कहा जाए कि उनके ऊपर से एक बोझ जो होता है पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री को संभालने का, जो मतलब एक तरह से पहले वो क्या थे, सपोर्टिव थे, वो चीज़ों को देखते थे, मेंटेन करते थे। अब उनके ऊपर से वो स्वतंत्र हो चुके हैं कि अब उनके ऊपर से कोई भार नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब वो डिसीजन ले सकते हैं। तो जब वो ऐसी सिचुएशन हो कि कैबिनेट मिनिस्टर
जब कैबिनेट में मंत्री जो है वो ना हो तो ऐसी सिचुएशन में राज्य मंत्री बनते हैं और वो स्वतंत्र प्रभार होते हैं। उस समय क्या होते हैं, वो स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन को, और मैंने बताया कि राज्य मंत्री किसे कहा जाता है, हर कैबिनेट में एक राज्य मंत्री होते हैं, यानी उस डिपार्टमेंट से उस चीज़ को जो है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे की पोस्ट है वो। सबसे ऊंची पोस्ट आपको हमेशा याद रखना है, जो मंत्रिपरिषद का हेड जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है। और हर मंत्रिपरिषद का, हर जितने डिपार्टमेंट होते हैं उतने मंत्रिपरिषद होता है, उतने ही कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, उतने मतलब कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, और वही उनके हेड होते हैं। उससे रिलेटेड वही डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद चौथा जो होता है हमारा उप मंत्री। ये अगर जब मतलब ये इनका पद संभाल रहे तो उस समय कोई तो रहना चाहिए, तो वो उप मंत्री होते हैं जो कि इनकी सहायता के लिए होते हैं। ये इनकी सहायता के लिए होता है, इनकी सहायता के लिए ये होते हैं। बस इतना ही इनका है कि ये इनकी सहायता करेंगे, ये इनकी सहायता करेंगे। इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या था कि ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि राज्य मंत्री कब स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जब कि हमारे कैबिनेट मंत्री जो है वो अपने पद पे ना हो, उस समय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं कि आपको यहीं पे बता दे रही हूँ। जो हमारी ये सिस्टम है मंत्रिपरिषद का, इसे क्या कहा जाता है, ये जो कि हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। पहले तो इसको क्या कहा जाता है वो मैं आपको बता दूं। इसको है, पहले ये सिस्टम स्टार्ट कब से हुआ, हमारा देश जब आज़ाद भी नहीं हुआ था 1861 में इसे शुरू किया था। किसने शुरू किया था? शुरू किया लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि एक अंग्रेज था। उसने स्टार्ट किया ये सिस्टम को कि हाँ, हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग मंत्री मतलब कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए, वो जो उसका हेड हो। मतलब एक सिस्टम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो इस चीज़ को स्टार्ट किया, मतलब इस इंसान ने शुरू किया था। और इस जो सिस्टम को उन्होंने नाम दिया था वो क्या था? उन्होंने दिया था नाम पोर्टफोलियो। क्या दिया था? पोर्टफोलियो, जिसे कि एक तरह से और क्या कहा जाता है, इसे विभागीय प्रणाली भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, एक तरह से कहा जाए तो ये आपको मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, ये इसे शुरू कब किया गया था। तो ये हमारा देश जब आज़ाद में नहीं हुआ था तब से ये सिस्टम चल रहा है। और इस सिस्टम को स्टार्ट करने का काम किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था, जो कि इस सिस्टम का नाम एक तरह से कहा जाए तो पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है इसे, और इसे हिंदी में कहा जाए तो विभागीय प्रणाली भी कहते हैं। और ये हुआ, ये हमारा 74 लेक्चर हुआ, 74 आर्टिकल हुआ। अब 75 पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझा होगा मंत्रिपरिषद जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब हम इसके बाद 75 पढ़ेंगे। मैं अभी आपको 75 आर्टिकल बता रही हूँ, लेकिन 74 आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि 75 एक छोटा सा आर्टिकल है। तो या फिर मैं उसे यहीं पे बता दूँ या फिर नेक्स्ट लेक्चर में 74 पूरा कंप्लीट, बहुत बड़ा है इसलिए बहुत टाइम लगेगा उसे कंप्लीट करने में। उसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि 75 बता लेती हूँ क्योंकि छोटा सा है, फिर 74 जो है वो कंटिन्यू करूँगी क्योंकि वो बहुत बड़ा है। उसमें कुछ है नहीं 75 में, बहुत छोटा सा एक कहा जाए तो एक टॉपिक है, एक छोटा सा लाइन है, एक 2-3 लाइन का है बस। तो 74 जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, या फिर मैं आगे के लेक्चर्स पूरा मतलब जो भी 74 है सो उसमें ही पढ़ेंगे। चलो जाने दीजिए, आप एक काम करते हैं, हम 74 ही आज स्टार्ट करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं।
और नए जब 74 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम 75 पढ़ेंगे, जिससे लिंक ना हमारा ख़राब हो। तो अब हम इसी लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, 74 में जो राष्ट्रपति होते हैं उनके सलाहकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। यानी कि वो खुद कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। सलाहकार मतलब ये मत सोचिए कि हाँ वो सलाह देंगे तो उन्हें मानना है तो माने, नहीं मानना, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में तो ऐसा होता है, हमें कोई सलाह देगा, अगर हमें पसंद आती है तो हम वो करते हैं, नहीं पसंद आए तो नहीं करते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सलाहकार मतलब जो ये कहेंगे वही उन्हें मानना है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो उन पर महाभियोग लगा के उन्हें हटा दिया जाएगा। यहाँ पे सलाहकार का मतलब उन्हें मानना ही मानना है। और मंत्री परिषद जो है उसके मेन जो होते हैं वो हेड करने का काम कौन करते हैं? हमारे पीएम होते हैं। उसके भी प्रमुख जो होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो प्रमुख जो होते हैं वो पीएम होते हैं। लेकिन उसके जो हेड होते हैं, यानी जो उसमें सबसे ऊंचा इनके बाद कोई पोस्ट है, तो वो है हमारे कैबिनेट मंत्री का। कौन सा? कैबिनेट मंत्री का है। और वो ही सारे डिसीजन लेते हैं। हर कैबिनेट के अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं और वही उस चीज़ पे डिसीजन लेते हैं। और उसे जो मतलब एक तरह से कहा जाए उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें मतलब उस चीज़ को, उस जो कैबिनेट है उसमें काम अच्छे से कर सके, उससे जो भी मतलब एक तरह से कहा जाए हर चीज़ के लिए एक सपोर्टिव रहता है। राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति की अगर वो ना हो तो वो, तो ऐसी सिचुएशन में एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री मतलब हर स्टेट का मंत्री नहीं, बल्कि एक डिपार्टमेंट का मेन होता है। हर डिपार्टमेंट में एक राज्य मंत्री होता है, ना कि हर स्टेट का एक राज्य मंत्री होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने यहाँ यही बताया है। उसके बाद अगर इन केस मैंने, ये तो हुए हमारे हेड, उसके बाद होते हैं हमारे सेकंड पोस्ट जो है वो राज्य मंत्री की। और अगर ये किसी कारणवश, किसी ऐसी कंडीशन बस ये ना हो इनकी, जैसे कि हमारे सुषमा स्वराज हो गए और उसके अलावा जो हमारे पिछले वित्त मंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई, उस समय जो राज्य मंत्री रहते हैं वो स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं। वो कैबिनेट मंत्री की मतलब जगह पे होते हैं और वो सारे डिसीजन उस समय ले सकते हैं। अब वो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं कि हाँ वो कोई डिसीजन ले सकते हैं, और उसके पहले तक उन्हें कोई ऐसा पावर नहीं होता है कि वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। और उसके बाद जो आता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा कि कैबिनेट मंत्री जब ना हो तो ऐसी सिचुएशन में स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं हमारे राज्य मंत्री। उसके बाद आता है हमारा उप जो मंत्री होते हैं, जो कि राज्य मंत्री को एक तरह से सपोर्टिव होते हैं। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि 1861 में जो ये सिस्टम है हमारा मंत्री परिषद का, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक सिस्टम है, ये कौन कैसे हर कैबिनेट को कैसे हैंडल करेगा, वो उसका कौन हेड होगा, कैसे कैसे, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, और उसे हिंदी में विभागीय प्रणाली भी कहा जाता है। और शुरू कब हुआ था? हमारा देश जब आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से ये सिस्टम चल रहा है। और ये कब हुआ था? 1861 में। और शुरू किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था इसे। किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था। आपको याद रखना है ये बात कि किसने और कब शुरू किया था। इस सिस्टम को कहा क्या जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। ये हुआ आपका लेक्चर, आज यहीं पे ख़त्म। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर ना अच्छा लगे तो उसी वक्त आपको डिसलाइक करना, उसके साथ ही कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपने क्यों डिसलाइक किया, आपको क्या नहीं अच्छा लगा। और अगर कुछ ना समझ में आए तो ऐसी सिचुएशन में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स खुले हुए हैं, बिल्कुल आप पूछिए, मैं आंसर करूँगी। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे लोगों में एक तरह से जागरूकता है। जितनी ज़्यादा ये समाज अगर शिक्षित होगा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, हम सबके लिए अच्छा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करें। और लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, बाय।